मोदी सरकार नई पेंशन योजना का व्यापक विरोध देखकर एक दूसरी योजना लाई और उसे उसने शॉर्ट नेम दिया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। स्वाभाविक है, सरकार को लगा होगा कि ये स्कीम आएगी तो इसका पूरे देश भर में स्वागत होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जिनके लिए ये योजना है, यानी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, उन कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इस योजना का इस्तकबाल नहीं किया, स्वागत नहीं किया। इस योजना पर सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों को आपत्तियां हैं और वो मान रहे हैं कि ये योजना दरअसल एनपीएस में ही थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सर्जरी करके, कॉस्मेटिक चेंजेस करके, सजावटी परिवर्तन करके उसको नए नाम से, नई ब्रांडिंग के साथ पेश कर दिया गया। इसलिए ये यूपीएस कर्मचारियों के मन को नहीं भाई, उनके मन में नहीं उतरी। अब मन में नहीं उतरी तो सरकार कि ऐसी कोई भी योजना जो कर्मचारियों के मन में ना उतरे या जिनके लिए है उनके मन में ना उतरे, तो ये तो तय मान लीजिए कि उस योजना से सरकार को राजनीतिक लाभ तो हो ही नहीं सकता। राजनीतिक नुकसान की संभावना पूरी है, लाभ तो होगा नहीं। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि चलो एनपीएस से यूपीएस तक आए, अब यूपीएस से ओपीएस तक जाना है, बीच का पड़ाव आ गया ये यूपीएस, लेकिन लक्ष्य है, मंजिल है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी वह पेंशन स्कीम जिसको भारत जानता और मानता रहा। छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी को भी जिसके नियम, कायदे, कानून सब कंठस्थ हैं परंपरागत पेंशन स्कीम के। एक प्रश्न और उठ रहा है कि अगर ये एनपीएस इतनी अच्छी थी शुक्रवार तक से पहले तक कि उसका जय जयकार किया जा रहा था, गुणगान किया जा रहा था, तो एनपीएस सांसद और विधायकों को क्यों नहीं उसमें ले आया गया? एनपीएस में नहीं लाया। अब यूपीएस है, अब इसका गुणगान सरकारी स्तर पर है, तो फिर वही सवाल जनता उठा रही है कि माननीय सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, इन सब लोगों को इस स्कीम में क्यों नहीं ले आते हो यूपीएस में? अगर इतना अच्छा है तो इनको ले आइए, पहले ये देश के माननीय है, इनको दो। अगर कहीं रसगुल्ला बंटना है तो पहले माननीयों को दो। और कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर ये बन रही है कि सरकार ने इतने लंबे कर्मचारियों के इतने लंबे आंदोलन के बाद, और मैं तो कहूँगा कर्मचारियों के आंदोलन का असर कितना है नहीं है इस पे तो विवाद हो सकता है। कोई कहेगा उनका इतना असर है, कोई कहेगा इतना असर है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों का असर जरूर है इस नई योजना पर, यूपीएस पर। अन्यथा लोकसभा चुनाव से पहले तो औपचारिक तौर पर भी, अनौपचारिक तौर पर भी सरकार के स्तर से यही था कि नहीं, यही स्कीम है पेंशन की, लेना हो ले, नहीं भैया राधे राधे करो, यही स्कीम चलेगी, एनपीएस, नथिंग एल्स। लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं सवाल पूछा जाता हो कि पेंशन में कोई बदलाव, सरकार कहती नहीं, कोई बदलाव नहीं, विचार ही नहीं हो रहा किसी बदलाव पर। और बीच बीच में एनपीएस के पक्ष में कुछ लेख और आ जाते थे, छपवा दिए जाते थे कि एनपीएस ही सच्ची योजना है, अच्छी योजना है। लेकिन लोकसभा के चुनावों ने शायद परिस्थितियों को बदला। इसीलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में केवल जनता है जो सरकारों के निर्णय बदलवा सकती है, जनता है जो उसके वोट की ताकत है, और जो राजनीतिक दलों से उसकी नीति सिद्धांत बदलवा सकती है। आप सोचिए ये चुनाव का ही असर है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही, जिस कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की खिलाफत की, वो कह रही है कि नहीं आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, 50 नहीं 75 तक ले जाओ। ये जनता ही का करिश्मा है। जो सरकार कह रही थी कि नहीं पेंशन के लिए यही अच्छी और सुंदर योजना है एनपीएस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसी को लागू रखेंगे,
उस सरकार ने शनिवार की रात एक नई योजना उतार दी, खड़ामा खड़ामा पाँव पाँव कि नहीं। बोले भाई नाराज ना हो, अब चाहे एनपीएस चुनो चाहे यूपीएस चुनो, और यूपीएस में 50% की गारंटी है बेसिक की। अंतिम एक साल की टोटल बेसिक का औसत निकाल के उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा अगर 25 साल से ऊपर से नौकरी हो गई, और 25 साल से कम है और 10 साल से ऊपर है तो 10,000 रुपया मिलेगी न्यूनतम पेंशन। अब इसमें कांग्रेस एक नया पेच ढूंढ लाई है। कांग्रेस तो इस वक्त जाति के व्यामोह में उलझी हुई है, उसको तो सोते जगते हरिनाम की तरह जाति नाम दिख रहा है। तो उसने उसमें एक लंगर डाल दिया कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो 10 साल वाला मसला है इसमें ओबीसी और दलितों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको तो सरकारी नौकरियों में आयु का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनके पास तो वैसे ही कम समय रह जाता नौकरी का। अब ये आरक्षण का भी छौंक लग गया। तो कुल मिला के स्थितियां ऐसी कि महाराष्ट्र ने कल ही यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया। मेरी जानकारी कहती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी 15 दिन के भीतर यूपीएस लागू करने का प्रस्ताव अपनी अपनी कैबिनेट में पारित कर देंगे। भाजपा शासित अधिकांश राज्य कर देंगे। लेकिन जिनके लिए ये यूपीएस आई वो नाराज हैं अभी तक। और एक फिल्म आई थी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं कहता हूं पेंशन वही जो कर्मचारी के मन भाए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन के घमासान में केंद्र सरकार ने अब तीसरे प्लान यानी यूपीएस का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में कदम बढ़ाए हैं। ये पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। फिलहाल इस योजना से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, और अगर राज्य सरकारें भी अमल करेंगी तो ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। सरकार की माने तो ये एश्योर्ड पेंशन योजना है, जिसमें मिनिमम पेंशन के साथ साथ परिवार को भी पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब जरा आपको यूपीएस की यूएसपी भी बता देते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर बताते हैं। यूपीएस में 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% रिटायरमेंट पर पेंशन में मिलेगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो। ओपीएस में रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। 10 साल की सर्विस पर यूपीएस में 10,000 रुपए की पेंशन का प्लान, ओपीएस में 40% पेंशन, कम्यूटेशन, लेकिन एनपीएस में ये नियम नहीं है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली के सदस्य को पेंशन, ओपीएस में भी फैमिली पेंशन, एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर पेंशन। यूपीएस में महंगाई के हिसाब से डीआर होगा। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला डीए लागू होता है। एनपीएस में यह महंगाई भत्ता लागू नहीं। यूपीएस और ओपीएस में पेंशन के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। एनपीएस पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर 20 लाख तक ग्रेजुइटी, यूपीएस में रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुइटी तय होगी। एनपीएस में अस्थायी प्रावधान है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, ब्याज पर टैक्स जैसे बिंदु भी पेंशन की अबूझ पहेली हैं। वहीं पुरानी पेंशन की मांग करने वाले संगठन ओपीएस पर ही अड़िग हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आपके साथ बैठे वो
ओपीएस धारी लोग हैं और देश का करोड़ों लोग हैं जो एनपीएस के अंदर हैं, उसकी दंश झेल रहे हैं और एक किसी तरह से एनपीएस से भी बिगड़ा रूप ओपीएस यूपीएस का है और हमारी मांग है ओपीएस। कारण क्या है, आप 20% पे 20 साल में मिल जाता था पेंशन, अब आपने उसको 25 साल कर दिया। अब आपने एनपीएस का पैसा भी आप वापस ले लेंगे यूपीएस में, वो भी पैसा आदमी के खुद के भाग का कटा हुआ चला गया। और जो बेसिक सैलरी का 50% की बात की जा रही है वो भी छलावा है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आना बाकी है। लेकिन जो कल से प्रतिक्रिया आ रही है पूरे देश की आ रही है और एनएमओपीएस अटेवा संगठन उसके सहयोगी लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको यूटर्न ही लेना था तो एनपीएस से ओपीएस पे आते, ना कि यूपीएस पर। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में भी घमासान मचा है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे हवा हवाई बता रहा है। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। बहरहाल ओपीएस बनाम एनपीएस की बिसात पर मोदी सरकार ने इसे एनपीएस के समानांतर विकल्प बनाया है। सरकार का संकल्प है कि पेंशन पर सालों से चला आ रहा घमासान अब खत्म हो जाए। लेकिन एक देश एक विधान के प्लान में नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन मिलती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सभी के लिए एक पेंशन योजना क्यों नहीं? और तो और सवाल अर्धसैनिक बलों की पेंशन का भी है। एक बड़ा प्रश्न ये बार बार रहा कि जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं हमारे, जो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ये सेना के जवानों के तहत ही की तरह ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इनके और सेना के काम में कोई अंतर नहीं ज़्यादा। ये भी कुर्बानी देते हैं, वो सेना के लोग भी कुर्बानी देते हैं। सरकार उस निर्णय के खिलाफ के पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेना जैसी पेंशन न देनी पड़े, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। भारत के लाखों लाख जवान जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके परिवार और उनकी कुर्बानी के साथ ये नाइंसाफ़ी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक सोनकर साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, दीपक सोनकर साहब का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। विजय कुमार बंधु हैं, अटेवा के अध्यक्ष, पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश भर में, विजय जी का स्वागत है। रणवीर सिंह जी है, अर्धसैनिक बलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मशाल लेके चल रहे हैं पूरे देश भर में लंबे समय से। विजय बंधु, पहले आपसे बात शुरू करूंगा, फिर रणवीर जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। भाई, पहले जब वो एनपीएस लाए तो आपने उसकी खिलाफत की, फिर अब वो कह रहे चलो एनपीएस छोड़ो, अब एक और ले आए, ये अच्छी ना लगे तो ये गिलास ना समझ में आए, ये वाला ले लो। अब आप कह रहे हो ना ये भी गड़बड़ है मामला, क्यों? की स्थिति तो ये हो गई कि आसमान से प्रयोग खजूर पर लटके, वहां पे ना आसमान में रह गया है ना जमीन पे आ पाया। और जब सरकार ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को बड़ी उम्मीदें आई कि हो सकता है कि हम सब जो संघर्ष कर रहे हैं वो फलीभूत हो और एनपीएस से हम लोग ओपीएस में आ जाएं। और अभी जो यूपीएस लेके आए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जो मेरी अभी जानकारी हुई, जो मैं अध्ययन किया इधर लगातार 2-3 दिनों के अंदर, और अभी बहुत चीजें इसमें आनी बाकी हैं, लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आया है कि एनपीएस से भी ज्यादा खराब यूपीएस व्यवस्था है। और इसको देते समय माननीय मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि एनपीएस वाले को यूपीएस में जाने का विकल्प खुला रहेगा। मैं कह रहा हूं और मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूं कि आप इतनी झंझावट क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्यों बैठा रहे हैं? आप एक बार कर दीजिए कि एनपीएस का विकल्प, उन्होंने कहा कि एनपीएस वाला यूपीएस में जा सकता है, एक विकल्प और दे दीजिए कि ओपीएस में कौन जाना चाहता है, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो मैं सर इसे यूपीएस व्यवस्था से असहमत हूं
और हमारी पूरी टीम लगातार इस पर संवाद किया और सब ने एक लाइन में कहा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कल मैं रेलवे के कार्यक्रम में था, मैंने वहां हाथ उठवाया कि भाई कितने लोग हैं एनपीएस से यूपीएस को स्वीकार करने वाले। रेलवे के कार्यक्रम में मैं खड़ा हुआ और पूछा, एक हाथ नहीं उठा, एक व्यक्ति ने नहीं कहा। अभी हरियाणा में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई हमारी टीम से तरफ से, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पूछा गया कि आप एनपीएस से यूपीएस पसंद करते हैं, एक हाथ नहीं उठा। तो जिसके लिए लाई जा रही है कम से कम उससे संवाद होना चाहिए, उससे बात होना चाहिए, उसके दर्द को समझा जाना चाहिए, उससे कोई बात नहीं हो रही है। देश भर का आंदोलन एनएम ओपीएस के बैनर पर तरह पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 12 सालों से चला रहे हैं। इस कमेटी ने करना उचित नहीं समझा। इन्होंने एक बार जिनका मैटर उनसे तो हम संवाद कर लें, कोई डिस्कस नहीं। और कमेटी के रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, रिपोर्ट कब आ गई कमेटी की, रिपोर्ट में क्या आया, उस पर क्या कर्मचारियों के बीच में गई वो बात, क्या उस पर ली गई। ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा, ठीक है, अगली बार में आते हैं। रणवीर जी, एक पेंशन 2004 में खत्म हुई, दूसरी चालू हो गई थी, अब ये तीसरी आ गई। ओपीएस बंद हुई थी, एनपीएस आई, अब एनपीएस के साथ बड़े भाई के साथ एक छोटा भाई भी आ गया। नहीं, जैसे आजकल बाजार में सेल लगती है, बाय वन गेट वन फ्री टाइप का, तो अब ये नई आ गई यूपीएस। हालांकि ये नाम बड़ा शॉर्ट फॉर्म इसका विचित्र है। गांव देहात में, कस्बा में आदमी यूपीएस का मतलब दूसरा समझता है, भाई बत्ती चली गई देखो यूपीएस है चार्ज के नहीं। तो अब ये यूपीएस का मामला आ गया। रणवीर जी, जो हमारे देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की स्थिति अभी कहां पर है? और जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस मामले में अभी अद्यतन लेटेस्ट अपडेट क्या है रणवीर जी? देखिए साहब, पहले तो आपको सैल्यूट और सलाम कि आपने ये जो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का जो मसला है, जो आपने जो अर्धसैनिक बलों के नाम पे स्टार्ट किया, तो आपने तो सारी बातें ही बता दी कि 11 जनवरी लास्ट ईयर 2023 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, ये भी सेना की तरह ही ड्यूटी करते हैं, बल्कि ज्यादा ड्यूटी पैरामिलिट्री की है। अभी देखिए ना, चुनाव हुए हैं, बाढ़, भूकंप चल रहा है, तो इसमें कौन है? आरएफ, एनडीआरएफ है। कोबरा जो है नक्सल बाहुल क्षेत्रों में है। पहली गोली बीएसएफ के जवान को लगती है ना साहब। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हिस्टोरिकल डिसीजन दिया कि ठीक है, इनको भी जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उस टाइम इलेक्शन का दौर आने वाला था, सरकार 12 वीक उनसे मांगे मोहल्लत के साहब हमको 12 वीक दीजिए, फिर हम करेंगे। अब वो 12 वीक भी हो गए, तो उस फैसले को लटका दिया गया है। उसके बारे में दोबारा कब हियरिंग होगी, ये डेट भी निश्चित नहीं हुई है। तो अब माननीय मोदी जी, आप जो है हमें तो गंगा पार करा दीजिए, क्योंकि चाक चौबंद चौकीदारी पूरे देश की राष्ट्र की, लुटियन जोन की संसद से सरहद तक पैरामिलिट्री के जवान जो सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर, जरूर ओपीएस कीजिए साहब। आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों की देखभाल कौन करे अगर पुरानी पेंशन मिलेगी? हमारा तो मकसद पुरानी पेंशन से ही है, ये उल्टी पुल्टी पेंशन नहीं चाहिए ना साहब। जवान को आप, और बहुत उम्मीदें हैं, मोदी जी पता नहीं कब जो है आदेश जारी कर दें, बुला लें। अब हमको तो नहीं बुलाया गया। माननीय वैष्णो जी का बयान है कि भाई हमने 100 एसोसिएशन से बात की, बट पैरामिलिट्री के जो जवान 11 लाख परिवार हैं, 11 लाख जवान और 9 लाख रिटायरी, 20 लाख परिवारों के लिए कोई एसोसिएशन से भी कोई सुझाव नहीं मांगेगा गया और ना ही हमको उसमें बुलाया गया। ठीक, तो हम तो उम्मीद मोदी जी से ही कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई ठीक है, सरकार से उम्मीद होती है। आशीष जी, आप सेना में रहे हो, मेजर से रिटायर हुए, ऐसा तो नहीं कि जब गोली चलेगी तो वो ये तो देखेगी नहीं कि नहीं भाई ये आधे सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, इनको गोली नहीं मारी जाएगी, हैं, इनको कंचे से मारेंगे और सैनिक वाले पर गोली चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कुर्बानी कुर्बानी है। नहीं,
ये, और जब एक अदालत ने कह दिया कि भाई ये आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, ये भारत राष्ट्र के सशस्त्र सैनिक हैं ये भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कुंडी खटखटाई जा रही है। क्या भारत इतना कमजोर है कि वो अपने अर्धसैनिक बलों के परिवारों की देखरेख हिफाजत नहीं कर सकता? और सैनिक और अर्धसैनिक के बीच में ये भेदभाव पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? कमतर और छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा बताने की कोशिश हो रही है। को बड़ा छोट कहता अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है? भारत माता के लिए जो कुर्बानी देता है सब बराबर है। क्या बात, वो होम गार्ड भी बराबर है और वो सेनाध्यक्ष भी बराबर है, जो कुर्बानी जिसकी हो रही है, जिसकी शहादत हो रही है। अजय जी, ये बात समझ मेरी नहीं आई। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों है, मुझे भी ये समझ नहीं आया। आपको बताना चाहूंगा कि जब अभी तक जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, उसमें जो जवान शहीद हुए थे, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो जब हम लोगों ने बहुत इसके बारे में बातचीत करी तो उसमें पता चला कि सरकार का ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो लोग अपनी वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। वो पेंशन तो छोड़िए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है उनको। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है। उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसको पेंशन जो भी उसके पे और अलाउंसेस के हिसाब से है उसको मिलनी चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो है, एक कोर्ट जब फैसला दे रहा है तो आप उसे रोकने के लिए, चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। तो इससे सरकार की मंशा का पता चलता है, ये भी बहुत गलत है। और दूसरा, मैं इस टॉपिक पे आज जब नेट पे थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने बहुत सरल उसमें समझाया कि ये जो पेंशन स्कीम है इसमें फर्क कैसे है। बहुत साधारण उसमें एक उदाहरण है, मैं 2 मिनट में बताऊंगा कि यदि अभी अगर ओपीएस में आप रहते हैं और आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता है कि आपकी पेंशन हो जाएगी 50% डीए के साथ। 1.5 लाख रुपए आपका ये बन गया, 50% आपने वो किया, मतलब 75,000 रुपए आपकी पेंशन पर महीने बन गई अगर आपकी 1 लाख सैलरी थी और आप ओपीएस में थे। अब अगर आप नए वाले स्कीम पे आ जाते हैं, यानी जो यूपीएस अभी लागू हुआ, आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगी, यानी आपकी तनख्वाह थी 1 लाख, हो गई 50,000। अब उसमें डीए नहीं जुड़ेगा, ये डीए अब इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ेगा और डीएनएस रिलीफ जुड़ेगी, जो उन्होंने कैलकुलेट की, जो लगभग 6% आएगी और वो बनती है साल की 3,000 रुपए। यानी अब आपको मिलेंगे 53,000 रुपीज पर मंथ इस नई स्कीम से, अगर आपकी तनख्वाह है 1 लाख और पुरानी स्कीम से आपके बनते 75,000। तो जो भी इसमें इसका उदाहरण जो है, मैं समझता हूँ इतनी सरलता से उन्होंने समझाया, जो कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। बाकी जो उसमें बड़े बड़े शब्द हैं उससे एक आम नागरिक जो है जल्दी समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये उस उदाहरण से दोनों का जो फर्क है वो बहुत स्पष्ट है। जी, मैं दीपक सोनकर जी के पास चलता ही नहीं, भाजपा के पास। आपसे दीपक जी अर्थशास्त्र की बात नहीं, तो विशुद्ध राजनीतिक बात करूंगा। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक बात होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि भाई स्वाभाविक है, जब जो पार्टी है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग में, वो इसीलिए कराया कि चुनाव जीते, नहीं हारने के लिए तो कराता नहीं कोई। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक बात बताता हूं, वो बात कम चर्चा में आई, जबकि मूल बात वही है। ये जो यूपीएस का जो जन्म हुआ है ना, ये कहां से हुआ मालूम है दीपक जी? ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई विद्वान अर्थशास्त्री बैठ के कोई बना दिए, नहीं। ये बेसिकली जगन रेड्डी की सरकार ने जो अपने यहां पेंशन योजना लागू की थी, ये उसका क्लोन है यूपीएस। समझ रहे? ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा कहीं मिलेगी नहीं चर्चा में, क्या? और गूगल पे तो कतई नहीं मिलेगी। ये जगन रेड्डी की योजना का क्लोन है, ठीक? जैसे नहीं भेड़ का क्लोन बना रहे, बकरी का क्लोन बना रहे वैज्ञानिक, वैसे उनकी योजना चुनाव में गई। बड़ी फायदे की बात कह रहा हूं आपकी सोनकर जी, ये सुनिए, दिल्ली लखनऊ वालों को बताइए और लखनऊ वालों को दिल्ली वालों को बताएं। उनकी योजना चुनाव में गई, अभी सुपड़ा साफ हो गया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आंध्रा में सब तरफ
ध्वस्तीभूत हो गई जगन की पार्टी। सियावर रामचंद्र की जय। क्या? और उस योजना के खिलाफ थे चंद्रबाबू, और चंद्रबाबू ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस कहा था। क्या? तो चंद्रबाबू के माथे पर रोली चंदन तिलक लगा और गले में विजयमाल पड़ी। क्या? वो राजा हो गए, और जगन रेड्डी का दफ्तर भी गिरा दिया लोगों ने। तो वो वहां से क्यों लाए चीज, जो चीज चुनाव में पिट गई, जो आंध्रा में पिट गया मॉडल, क्या वो आप देश भर में लागू करना चाहते हैं? दीपक जी, इस एंगल से किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे। आखिर आंध्र प्रदेश में भी जनता तो भारत की है ना, उसने उस मॉडल को खारिज कर दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया। मित्र, आप उसमें थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा के, क्रीम व्रीम लगा के, काजल आजल आप ले आए, बोले ये यूपीएस है। मैंने दोनों को जब देखा, मैंने कहा जगन का पॉलिसी भी देखे तो पता लगा ये तो उसी का क्लोन है। दीपक सोनकर जी। दीपक जी। जी अमिताभ जी, मुझे आवाज आपकी नहीं मिल पाई। आ रही आवाज जी। जी, आपका सवाल एक बार दोहरा सकते कि मैं ये कह रहा हूं, आप सुन लीजिए संक्षेप में। ये यूपीएस जो आप लाए हैं, ये जगन रेड्डी आंध्र के पुरानी सरकार के मुखिया, वो एक फॉर्मूला लाए थे पेंशन का, जो उन्होंने 5 साल चलाया। उस फॉर्मूले का ये क्लोन है, बच्चा है। क्या? और आंध्र के चुनाव में वो क्लोन, ओरिजिनल फार्मूला ही पिट गया भाई, ध्वस्तीभूत हो गया। जगन रेड्डी की पार्टी शर्मनाक पराजय से कुछ जो गर्त में जा गिरी। तो ऐसे लुटे पिटे फार्मूले को ब्यूटी पार्लर भेज के आप क्यों लाए यहां, ये पूछ रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, हमेशा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की जनता और देश की जनता के हित के कार्य ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लगातार इस विषय को लेकर के सामने आने के बाद जो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के नाम पर लोगों से सुझाव लिए गए, उनके साथ बहुत सारे मंथन के बाद ये निर्णय निकल करके आया है, जो यूपीएस की एक भाषा को आप बता रहे हैं। देखिए, यूपीएस में ही जो ओल्ड पेंस, चाहे वो एनपीएस में रहे चाहे वो यूपीएस में रहे, ऐसा केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव में बताया है और लगाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार पर ये सवाल करने वाले लोग जो सवाल करते हैं कि ओपीएस नहीं होना चाहिए, ओपीएस करने पर भी क्या राजस्थान में, क्या हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्या ओपीएस को लागू करा गया? क्या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही तो क्या ओपीएस को लागू करा गया? देखिए, देश के जनता के एक एक हित के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए और पूरे नियमबद्ध तरीके से कि कितने वर्ष किसकी नौकरी है, उतने उसके परसेंटेज पर उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए, उसके आर्थिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए, इस सारे विषय को देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सारे विषय निकल करके आए, उसके आधार पर इस यूपीएस का गठन किया है। और निश्चित तौर पर इस पर जनता के हित पर है, सरकारी कर्मचारियों के हित पर है, जिससे केंद्र सरकारी कर्मचारी केंद्र में अंतर्गत लोगों को, उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक। दीपक जी, 2 बातें कहूंगा आपसे। एक तो आपने कहा कि हरियाणा, कहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ओपीएस, वहां ओपीएस राज्य सरकारें दे ही नहीं सकती, क्योंकि केंद्रीय जो संगठन था उसने पैसे देने से मना कर दिया। अपना घर बेच के पेंशन देगा कोई, और घर भी बेच दे तो कितनों को दे लेगा। इसलिए वहां तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि बहुत ज़्यादा कमेटी बनाई, कमेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रात भर मेहनत की, सोई नहीं है, और बिल्कुल जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष तपस्या की वैसी तपस्या की। ये बात ठीक नहीं है। मैं तो पेंशन में अप्लाई कर नहीं रहा, और ना मैं सपा का मेंबर ना भाजपा का। क्या? मैं बीजी बंधु के अटेवा में भी नहीं। मैंने जब जगन रेड्डी की सरकार के उसको पढ़ा और इसको देखा, यूपीएस को, गुरु सच्ची बात कहें, मेहनत की जरूरत ही नहीं। कहाँ मेहनत की? अब ये ढूंढो जाके, कमेटी वालों को पकड़ो कि तुमने मेहनत की कहाँ। ये 95% उसी का क्लोन है मित्र। तो मेहनत किस में कर रहे थे? बर्फी बनी हुई थी, वो सफेद थी, आपने इस पे गौछाप रंग लगा दिया, बोले नारंगी बर्फी बनाई हमने रात दिन मेहनत करके। अरे नहीं, बर्फी तो बनी थी यार, उसमें नारंगी रंग लगाया, गौछाप जो बूंदी में पड़ता पहले। अब बोले हमने बनाई, दूध लेने से लेके, भैंस पालने से लेके, और पूरी हमारी। ऐसा नहीं है।
और बहुत पहले शायद विजय बंधु को याद हो, मैंने इनसे एक बार टेलीफोन पर कहा भी था कि आंध्र वाली पेंशन शायद सरकार लागू कर सकती है केंद्र में, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या आप वही तो लेके आ गए यार, गजब बात कर रहा हूं। बच्चे का खिलौना धो धा के रख दिया, बोले नया लाए हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेटी वालों ने कोई बहुत मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट मारा है क्या, और प्रिंट ले लिया। उसका नाम यूनिफाइड पेंशन योजना कर दिया। जी अमिताभ जी, क्या यूपीएस से उन केंद्र शासित जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, क्या उसको उनका लाभ नहीं मिलेगा? उस पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा, जो चाहे वो उनके परिवार के लिए 25 वर्ष से अधिक 60% उनके वेतन के अनुसार हो, चाहे वो जो 10 वर्ष से अधिक कर रखे हो तो उनको 10,000 रुपए के रूप में भुगतान के लिए पेंशन हो। तो लाभ तो हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो हमारे जनता है, उसी को मिलेगा ना यूपीएस का लाभ। देखो दीपक जी, और बंधु जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन दीपक जी एक बात आपसे कहूंगा, मैं इस मामले में बड़ा, मेरा अपना सिद्धांत है, और मैं इसलिए इस सिद्धांत को अब नहीं छोड़ सकता। मैंने कृषि कानून के समय भी यही बात कही थी भाजपा के मित्रों से। भाजपा के मित्र कहते थे अमिताभ जी ये नासमझ हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे, किसानों को भड़का रहे हैं, किसान भी नासमझ हैं, ये किसानों को वैकुंठ दिखा देगा धरती पे, ऐसा कानून हम लाए। हमने कहा भाई हो सकता है वैकुंठ से भी डबल वैकुंठ दिखा दो आप, लेकिन मैं इस कानून के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि किसान इसके पक्ष में नहीं। जिसके लिए कानून लाए वो तो पक्ष में हो यार। आप बोले कि भाई ये गुड्डू है, इसके साथ शादी कर दो लड़की की, लड़की को लड़का पसंद नहीं क्या, और चाचा को पसंद है, फूफा को पसंद, फूफा के साथ शादी होनी नहीं ना, फूफा की भौरी पड़ेगी नहीं ना, कि चाचा को पड़ेगी। बोले बिटिया की अम्मा को, अरे अम्मा थोड़ी ना जाएंगी ब्याह के, भाई बेटी और बेटा आपस में पसंद कर रहे एक दूसरे को कि नहीं। मेरे लिए लोकतंत्र में योजना वैसी होनी चाहिए जो जिसके लिए है उस बृहत्तर वर्ग को वो संतुष्ट करे। आपने किसान कानून वापस लिया था, तब भी मेरी सोच सही साबित हुई थी। आज मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर आपको दो चीजों में आना पड़ेगा, लिख लीजिए मेरी बात। आप ओपीएस भी लागू करेंगे, आपके ही श्रीमुख से उसकी भी घोषणा होगी, आज हो साल भर बाद हो, लेकिन मेरी समझ कहती है 27 से पहले, 2027 से पहले, क्योंकि तब स्टेक बड़ा है। और विनोद भाई, और जातिगत आरक्षण की घोषणा भी किसी भी दिन आप रात में सुन सकते हैं, आज हो कल हो, तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन यह भी लिख के रख लीजिए। कास्ट सेंसस और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों आज कल परसों नरसों किसी दिन भी होंगी जरूर, ये तय मान लीजिए। विजय बंधु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसे दीपक जी ने दो बातें कही तो मैं उन पर थोड़ा सा कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि यहाँ सरकारें तो नहीं लागू हैं। पश्चिम बंगाल में, अरे क्या थी, हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू है, राजस्थान में ओल्ड पेंशन लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में लागू है, और पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी कभी एनपीएस लागू नहीं हुई। पहले तो ये जानकारी थी उसका। दूसरा इन्होंने कहा कि यूपीएस से लाभ होगा। यही बात पिछले 20 सालों से एनपीएस के बारे में बताई जा रही थी, रोज एक एक से बातें, वो शानदार बातें, एनपीएस में ये है, एनपीएस में 20 साल हो गए, 4 से लागू हुई और आज 24 हो गया। तो आज आपने यू टर्न कर लिया, आपने यूपीएस पे आ गए आप। तो कल जो 20 साल आपने गाथा गाई, वो गाथा क्या हुई? इसका मतलब जो बात कही जा रही थी एनपीएस बारे में वो सही निकली, और आज आप फिर आकर के यूपीएस भी गाथा गा रहे हैं। जबकि मैं सर बता रहा हूं, जो जानकारी लोगों की लगातार आ रही है, लोग ये बात कह रहे हैं एक भी एनपीएस कर्मचारी जो उसके अंतर्गत में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कौन संगठन कौन नेता क्या बोला मुझे नहीं पता, मैं ही जानना चाहता हूं, जो एनपीएस के अंतर्गत है उसको यूपीएस भी पसंद नहीं है। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, एक बात इसमें जरूर थोड़ा पॉजिटिव हम लोगों के बीच में आया कि चलो प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लिए, सरकार कम से कम इस पर गंभीर हुई। अगर वो एनपीएस से यूपीएस पे आ सकती है तो और जोरदार तरीके से बात हो ओपीएस पे आ जाए। ये पॉजिटिव माहौल लोगों के अंदर गया है, ये चर्चा है जी। दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं, रणवीर जी आपके पास आऊंगा, दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं तो एक बीच में जगह है, उसका नाम है मिडवे, वहां रिफ्रेश होने के लिए और चाय के लिए लोग रुकते हैं।
मुझसे कुछ लोग कह रहे थे दीपक बाबू कि ये मिडवे है पेंशन का। क्या? एनपीएस से गाड़ी चली है, यूपीएस मिडवे है, ओपीएस डेस्टिनेशन है। और कुछ कुछ मैं सहमत हूं इस बात से, होगा यही। मैं फिर कहता हूं, लोकतंत्र में बाबू क्या कहते इससे महत्वपूर्ण महत्व नहीं। जिसको सरकारों के भाग्य को लिखने की ताकत हासिल है, वो क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। रणवीर सिंह, विजय बंधु, अमिताभ अग्निहोत्री या ननकू या रज्जाक या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आशीष जी और आप भी, सब लोग, हम लोग 5 साल में एक दिन छोड़ के चलो किसी लायक ना हो, लेकिन एक दिन तो लायक है ना, जब ईवीएम हमारे अंगूठे पर है। वही दिन बहुत सबसे बड़ा है मित्र। बाकी क्या रखा लोकतंत्र में? बाकी तो कहानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं रणवीर सिंह जी, आप और आपका संगठन, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जो बच्चे हैं, और बल्कि हमारे सेना का भी चरित्र मोटे तौर पर यही है, जो जवान हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, जवानों की बात कर रहा हूं, वो उनमें से मेरे ख्याल से 90 क्या 95% गांव कस्बों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसानों की संतानें हैं। रणवीर जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उनके पिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं कि बेटा शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पाल ले या अपना ही रोटी खा ले। रणवीर जी, वो ग्रेटर कैलाश और सुंदरनगर में रहने वाले लोगों की संतानें नहीं है ना जी। तो सवाल उठता है कि जैसे सेना के परिवार हैं, उनके भलाई के लिए, पुनर्वास के लिए, शहीद परिवारों की देखभाल के लिए सेना झंडा दिवस को सरकार ने बनाया। उससे जो राशि मिलती है वो युद्ध में हुए अपंग सैनिक, उनके बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण में वो राशि काम आती है। हमने 5 बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले, होम सेक्रेटरी भल्ला साहब से मिले, कहा कि साहब इतना तो कर दीजिए कि सेना झंडा दिवस की तर्ज पर अर्धसेना झंडा दिवस कोष की स्थापना कर दीजिए। इसमें आपको किसी एक्स्ट्रा मनी की जरूरत नहीं है, बजटीय प्रावधान नहीं चाहिए। आप जैसे लोग पैरामिलिट्री वेल विशर्स, आम इंडियन जो है उसमें कोष में दान देंगे, वो राशि हमारे परिवारों के काम आएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज जाए कि माननीय केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात 2 फरवरी 2021 में हुई। उन्होंने वायदा किया कि ठीक है, या तो 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या 31 अक्टूबर सरदार पटेल द फाउंडिंग फादर सीआरपीएफ, उनके उस पे हम कोष की स्थापना करेंगे। अब सैनिक कल्याण बोर्ड हर स्टेट में है, मार्टियर फैमिलीज के लिए, लेकिन अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड पूरे इंडिया में हरियाणा को छोड़ के कहीं नहीं है, और हरियाणा में हमारे नाम पे भागीदारी नहीं। सैनिक स्कूल 14 नवंबर 2019 को माननीय वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमन से मिले, उनके ऑफिस में गुहार लगाई के साथ 100 नए सैनिक स्कूल आप खोल रहे हैं, कम से कम अर्ध सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि यस मैं खोलूंगी, एमएचए अगर प्रपोजल भेजे तो। साहब जी, हम लोग आधे अधूरे ठगे से कितने जवान आए दिन शहीद होते हैं, सरकारें बताएं कि कितने लोग, कितने डीजी, कितने फोर्स ऑफिसर उनके घर में उनके पता लगाने के लिए गए कि आप किस हालत में हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। आधे अधूरे ठगे से, सुविधाओं से मारे। ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत कारुणिक कहानी है हमारे अर्धसैनिक वालों की। दीपक सोनकर जी, एक सेकंड और अगर जी 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 रणवीर जी जी कहिए। माननीय प्रधानमंत्री आए साल दिवाली सरहदों पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान के बीच में मनाते हैं। अभी फिर दिवाली आ रही है, बिग सैल्यूट। पहले प्रधानमंत्री जलेबी खा के आ जाते हैं, साहब जवान थोड़ी बोलेगा कि मेरी पेंशन लागू कर दो।
अब समय आ गया कि इस बार अक्टूबर में मीठी दिवाली आए और ओपीएस का बनंजा दें और सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस ले लें। ठीक बात रणवीर जी, बड़ी अच्छी बात। दीपक जी बड़ा भावुक बात कह रहे हैं रणवीर जी, और उस बात से मैं भी मुतमईन हूं। अर्धसैनिक दिवस, झंडा दिवस जैसे सेना के लिए है, बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? इसमें कौन सी पार्लियामेंट की बैठक बुलानी है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? देश भर से सेंसस तो करानी नहीं, इसमें रायशुमारी। या सैनिक स्कूल हम खोलते हैं, अर्धसैनिक बलों के नाम पर भी स्कूल हो। ये छोटी छोटी चीजें, डीजी और इस तरह के जो अधिकारी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनको ये मैंडेटरी हो कि वो मतलब जो कमांडेंट टाइप स्तर तक के अधिकारी हैं और डीजी से लेके उनके लिए मैंडेटरी क्यों नहीं है कि वो जो भी शहादत देने वाले परिवार हैं उनसे संपर्क में रखे रहे, जो विकलांग हो गए उनसे संपर्क में रहे। ये सब सामान्य चीजें हैं। इनके लिए अगर बोलना पड़े रणवीर जी को तो ये हम सबके लिए शर्म की बात नहीं। दीपक जी, एक बार जो विधायक रह ले वो जिंदगी भर च्यवनप्राश खाए सरकारी, और ताकत की दवा ले दिन में 3 टाइम है, और इनके यहां कोई पूछने वाला नहीं। दीपक बाबू, देखिए अमिताभ जी, आर्मी के एक एक सदस्य, चाहे वो किसी बीएसएफ में हो, एसएसएफ में हो, वो देश की जनता के लिए सुरक्षा का काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक बराबर हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विषय आ रहे हैं इस पर भी, ये सब जो ओपीएस की बात आई थी उसको लेकर के यूपीएस लाने का काम किया गया, इस पर भी कमेटी काम कर रही है, जांच की काम कर रही है। और निश्चित तौर पर एक एक व्यक्ति के लिए, मैंने कहा ना, एक बात चर्चा में जरूर आई थी, मैं उस बात को जोड़ूंगा। आपने भी कहा कि आने वाले समय में एनपीएस भी आ सकता है, ओपीएस भी आ सकता है, और भी चीजें आएंगी। और वही जो उदाहरण आपने किसान बिल को दिया, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता सर्वप्रथम है। जैसा जनता जनार्दन के हित में होगा, जनता के हित के कार्य होंगे, निश्चित तौर पर निर्णय उसी प्रकार का होगा। बिल की बात हो, चाहे यूपीएस की बात हो, चाहे अन्य किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो, अगर उनके हित का विषय है, उनके हितकारी विषय, तो उसका निर्णय निश्चित रूप से रहेगा। दीपक जी, मैं आशीष जी के पास चलूं उससे पहले एक बात रुको। मैं एक बात नहीं समझ पाता, सारे विद्वान लोग हो, फिर ये बात नहीं समझ पाता कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई बाजार में एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। अब दीपक सोनकर जी कहेंगे प्रस्ताव अच्छा है, इसके लिए कमेटी बना रहे, विचार करेंगे। क्या? अरे हो, जहां आदमी वहां शौचालय नहीं होगा, क्या विचार करेंगे इसमें? तो तत्काल करो यार, 1 मिनट में होना चाहिए। बोले नहीं, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी। अब वो पता लगा जितने के शौचालय ने उतने का कमेटी नाश्ता कर गई। क्या? उतने का कमेटी नाश्ता कर गई, काजू वगैरह, अंजीर का जूस, और टीएडी अलग। अगर हमने आपसे कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए एक कोष इकट्ठा करने के लिए अर्धसैनिक झंडा दिवस सेना का है जैसे वैसा बना दो, इसमें क्या कमेटी बनेगी और क्यों बनेगी? ये कमेटी का विषय है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, गृह मंत्रालय के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। मित्र, इसमें काय की कमेटी? आप लोगों की भी आदत खराब हो गई, हर चीज में बोला कमेटी, कमेटी पता नहीं लगता। ये कोई नीतिगत मसला है नहीं ना, ये सम्मान का विषय है। होम मिनिस्ट्री एक प्रपोजल भेज दे 2 पैरे का कि हम चाहते हैं कि देश भर में 100 अर्धसैनिक स्कूल खुले। फाइनेंस मिनिस्टर से को टेलीफोन कर दीजिए, सैंक्शन हो जाएगा, लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। उसमें कमेटी क्या करेगी? हमने शादी नहीं की, बारातें तो बहुत की। हमने सरकार में हम अधिकारी नहीं रहे, ना मंत्री रहे, लेकिन हम अधिकारियों को भी जानते हैं और मंत्रियों को भी जानते हैं। मित्र, 35 साल से काम ही ये कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है जो करना चाहो तो 1 मिनट में होता है। आशीष जी, आपकी बिरादरी यानी राजनेताओं से मुझे एक बड़ा कष्ट हमेशा रहता है। कोई बात, तार्किक बात कहे, बोले ठीक है, देखते हैं, इसमें प्रपोजल मंगवाते हैं, फिर कमेटी बनाएंगे। क्या? और आपको जाना हो बीहड़ जंगल में, क्या, जहां 200 साल से लाइट नहीं गई, लाइट नहीं पहुंची हो, क्या,
3 दिन में जगमग 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 हो जाएगा कनॉट प्लेस जैसा जंगल। क्या रोड फोर्ट सब बन जाएगी, खंबे लग जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा और अंग्रेजी टॉयलेट बन जाएगा। क्या नहीं, जब आपका जहाज उतरेगा तब तक वहां बिल्कुल वैकुंठ हो जाएगा। नहीं, तब आप लोग कोई कमेटी नहीं बनाते, कोई बैठक नहीं बुलाते, कोई रायशुमारी नहीं करते, लाल कारपेट बिछता जाके आप जब गाड़ी से उतरो तो कहीं जूता न गंदा हो जाए। नहीं, बाद में खर्चा भी नहीं पता लगता हो तो आरटीआई लगने से पता लग गया कि बोले जी 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया आशीष जी के 5 मिनट के दौरे पे। क्या, और 6-6 फुट के पेड़, छोटे नहीं, 6-6 फुट के उखाड़ के लाके इधर ठूस लगा दिए, बाद में वो गिर पड़े, बोले नहीं पर्यावरण भी देखो कितना अच्छा कर दिया एकदम। आशीष जी, वहां आप लोग कमेटी नहीं बनाते। निश्चित रूप से मैंने ये जो लखनऊ में जो समिट हुए थे, इनके इन्वेस्टर समिट, तभी ये देखा था कि पेड़ जो आपने जिक्र किए, क्योंकि मैं अंचल गोल सिटी में रहता हूँ यहाँ, और यहीं सेंट्रम एक होटल है जहाँ पे इसकी मीट हुई थी, तो वहां पे भी सड़कों पे गमले लगाए गए और तमाम लाइटें लगी उतनी दिनों के लिए, और वो उसके बाद वो गमले कहाँ सूख के बेकार हो गए सारे के सारे, और बाकी कुछ लोग ही उठा के ले गए, मुझे लग रहा है धीरे धीरे पड़े हुए थे। तो इस तरह बर्बादी बहुत होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो गंभीर विषय है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बस चर्चा का विषय बनते हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अभी आज जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उस पे एक अहम मुद्दा मुझे और याद आया कि ये जो यूपीएस है, इसमें प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन भी नहीं है। मतलब आप जो एक उसमें तो ये था कि आप प्रोविडेंट फंड अलग से दे रहे हैं और पेंशन अलग से दे रहे हैं, लेकिन जो यूपीएस है उसमें अलग से इस तरीके के फंड का कोई कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है नुकसान करने वाला है, जो ये जिस स्कीम को लाए हैं और जिनको जो बोल रहे हैं उसके बारे में वो बखान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक फायदा गिना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा कहीं से भी किसी एंगल से कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। हमने भी उसको 1 घंटा डिबेट से पहले पूरा अच्छे से पढ़ा है बोलने से पहले, तो उसमें मैं भी ढूंढ रहा था कि एक चीज नहीं मिली कहीं की कोई जो दिखा दे कि ये कोई फायदे की चीज होगी। तो लोग, मुझे लगता है सरकार ने जैसे बहुत से कानून बनाए और फिर लोगों के विद्रोह के बाद, अभी हमारे मित्र कह रहे थे किसान कानून वापस लिया, मोदी जी बहुत पब्लिक के कहने पे चलते हैं, तो मित्र आपने ऐसे नहीं लिया था, महीनों लोग वहां डटे हुए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, तब जाके आपने लिया था। तो ऐसी बातें मत करिए, जनता सब देख रहे थे। मैं तो एक ही कसौटी जानता हूं, वो कसौटी ऐसी जो पढ़ा लिखे से लेके और सामान्य व्यक्ति तक सब इस्तेमाल कर लेते हैं। विजय बंधु जी, अगर एनपीएस सुंदर होती, अच्छी होती, अगर वो यूपीएस अच्छी होती, अगर जो विजय जी, ये सवाल बाद में आपसे भी लूंगा, अभी विजय जी से पूछ रहा हूं, फिर दीपक जी आपसे, कि अगर ये यूपीएस अच्छी होती तो 20 साल से नवदुर्गा व्रत निर्जला रह रहा सरकारी कर्मचारी, समझ लो, संघर्ष कर रहा, क्या वो तो शनिवार शाम से लेकर जय जयकार का नगाड़ा बजा देता, पूरे देश भर में विजय यात्राएं निकाल देता। नहीं, मेरे लिए कसौटी यही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? विजय जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। बिल्कुल सही कहा कि अगर जिसके लिए योजना लाई गई है, अगर उसके हित में होता तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को तमाम बधाइयां सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने लगती और तमाम सारे कार्यक्रम होते, तमाम लोग पत्र लिखते। लेकिन आपको जानकर के बिल्कुल ये आश्चर्य की बात है कि एक भी व्यक्ति यूपीएस के लिए सरकार को, प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं तो झोल है, और उसके पीछे अगर उसमें गहराई में जाते हैं सर हम, तो एनपीएस का पैसा 10% कटता था, 14% सरकार देती थी, बाद में वो पैसा वापस करती थी। हम यहाँ पर ओपीएस की बात अभी नहीं कर रहे। सरकार ने बड़ी चालाकी से ओपीएस को किनारे कर दिया। उसकी चर्चा क्या करा रही है? एनपीएस वर्सेस यूपीएस, उसकी चर्चा हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए था? ओपीएस की चर्चा। अभी इसी में जिसकी तारीफ हो रही है, अगर उसमें बात करें तो 10% हमारा कटता रहेगा, वो कंटिन्यू कटेगा, एनएचडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, और 10% कटौती हमारी होती रहेगी। तो फिर नाम बदलने से क्या हो जाएगा? दूसरा, इसमें तो एक और नुकसान जो अभी लोग चर्चा में है, और तो सही बात भी है, कि हमारा जो 10% कटेगा
वो वापस नहीं आएगा। क्यों क्या क्या करें कि अरे ये तो इंश्योर्ड कर दिया गया। किस बात का इंश्योर्ड किया गया कि 10% हमारा जो कटेगा उसमें 1 पैसा हमको नहीं आएगा, इसका इंश्योर्ड हो गया। जो 20 साल में फुल पेंशन मिल जाती थी वो 25 साल का इंश्योर्ड कर दिया गया कि 25 साल मिलेगी। यही इंश्योर्ड है क्या? जो हमारे वेतन का लास्ट वेतन का ओपीएस में बेसिक सैलरी का 50% मिलता था, इन्होंने कर दिया कि साल भर का अनुपात निकालकर फिर बेसिक सैलरी तय की जाएगी, फिर इंश्योर्ड कर दिया। तो इंश्योर्ड किस बात का किया? और अभी रणवीर सर यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की लगातार बात होती रहती, लगातार फोन भी आते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इस व्यवस्था में लगभग अर्धसैनिक बलों की जो सर्विस पीरियड लगभग 20 साल की होती है। इसका मतलब अर्धसैनिक बल कभी भी फुल पेंशन पाएगा ही नहीं, मतलब वो अपने आप बाहर हो गया इस व्यवस्था से। मतलब कितना दुखद चीज है। तो अगर इसके तह में जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि एनपीएस यूपीएस एनपीएस से भी बुरी है। ठीक बात रणवीर जी, ठीक है विजय जी। रणवीर जी, 25 साल आपने नौकरी की तो आपको 50% बेसिक का मिलेगा पेंशन में, ये यूपीएस का मेजर वो है। बाकी तो तमाम प्रावधान है। जो बात अभी विजय बंधु कह रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आर्म्ड फोर्सेस में सामान्यतः सेवा अवधि कम होती है और 25 साल तक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। ऑन एन एवरेज पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जवान की सर्विस टेन्योर कितना होता है कर्मचारी का? देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का जहां तक सवाल है सेवा का, तो वो पहले 57 साल पूरी सेवा करके रिटायर होते थे। बाद में सरकार ने 3 साल और बढ़ा दिए, 60 साल कर दिए गए। लेकिन अगर कोई जवान जैसे सेना में 17 साल में रिटायरमेंट आ जाता जवान, तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन था केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कि 20 साल के बाद आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको पेंशन भी 50% मिलेगी। तो अब तो ये 25 वाला कर दिया। अब जवान की इच्छा शक्ति और लंबा चलेगा, वो फिर और उसके दिमाग चिड़चिड़ा होगा, परिवार को समय नहीं दे पाएगा, फिर आपसी शूट आउट के मामले भी होते रहते हैं, आप बराबर सुनते हैं, आत्महत्याएं भी होती रहती हैं। तो ये 25 ठीक नहीं। आपने 10 साल सेवा के बाद 10,000 दिया, बेहतर होता कि आप 25,000 10 साल सेवा के बाद 25,000 देते। अब जो इन्होंने एक और वो शुरू कर दिया कि पहले तो जो कोई भी सरकारी कर्मचारी आता था, आपको ही मालूम है कि लास्ट जो वेतन लेता था उसका 50% उसको मिल जाता था। अब इन्होंने एक नया, जैसा बंधु जी बोले कि भाई पिछले पूरे साल का औसत निकालो। अब डीए पिछले साल तो कम था, जो जनवरी में डीए उसको 5% 7% कम था, वो तो अब तो ज्यादा होगा ना। तो वो इन्होंने वो और कम कर दिया। तो लास्ट पे ही इसको रखना चाहिए था ना साहब, कि अंतिम। अब अर्धसैनिक बलों में आप वो सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब जवानों की आवाज तो हम लोग उठाएं रिटायरमेंट के बाद, और क्या कर सकते हैं। तो सरकार बिल्कुल उन्होंने जवानों की आवाज में के साथ हमारी आवाज भी है। जवानों की आवाज के लिए हमारा कंठ है। रणवीर जी, आशीष जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊं। मैं बस वही कह रहा था कि अब जो नया जो यूपीएस में जो पेंशन में जो डीए है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पहले सैलरी प्लस डीए जो आपका 50% होता है डीए, वो पूरा जुड़ता था। अब डीए पूरा नहीं जुड़ रहा है। जो मैंने उदाहरण दिया था कि 75,000, 1 लाख सैलरी में 75,000 और 1 लाख सैलरी में 53,000, 53,000। अब आप यूपीएस में आपकी वही पेंशन जो है 53,000 हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसा है, ये फर्क है बहुत बड़ा उसमें। और दीपक सोन उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है उसमें जो लोग ऑफिसर्स आते हैं वो मतलब उनकी एज ज्यादा होती है, वो 25 साल तो शायद कर भी नहीं पाएंगे, उनकी उतनी सर्विस बचेगी ही नहीं। ये सब चीजें आएंगी आगे। दीपक जी, मेरी जानकारी कह रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारें एक पखवाड़े में मैक्सिमम 15 दिन के भीतर इसको नोटिफाइड कर देंगे, अपनी अपनी कैबिनेट में अप्रूव करा के कि यूपीएस चालू हो गई। जैसे महाराष्ट्र ने तो कल रात में कर दी। जहां भी एनडीए का शासन है वो नोटिफाई हो जाएगी, 15 दिन के भीतर भाजपा शासित राज्यों में ये यूपीएस लागू हो जाएगी।
मैं पार्टी के तौर पर आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी विशेषज्ञ के तौर पर छोड़िए, प्रशासन के तौर पर भी छोड़िए, आपको लगता है कि ये योजना आपके लिए पॉपुलर सपोर्ट जुटा सकती है? क्योंकि अगर ये योजना में ये करंट होता पॉपुलर सपोर्ट जुटाने का, तो विजय बंधु भांगड़ा कर रहे होते क्या, और जलेबी बांट रहे होते आपके नाम पर? नहीं, 20 लाख परिवार पैरामिलिट्री फोर्सेस के आपका जिंदाबाद कर रहे होते, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जय जय हो रही होती। नहीं, वो इको नहीं सुनाई दे रहा। दीपक जी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं आप, इतना बड़ा फैसला है, और अगर उससे जनता का जो एक वो आता है कि भाई जनता कैसे रिसीव कर रही है हमारे फैसले को, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला एनपीएस से बहुत कुछ सुधरा नहीं है? कमोबेश जो नाराजगी एनपीएस से थी वही यूपीएस से, फिर आपका ये करने का तात्पर्य क्या रहेगा? विनोद जी, दीपक जी। भाई दीपक जी, अच्छा भाई चलिए जुड़े तो हमको बताइएगा। विजय बंधु, वही मैं एक सवाल कर रहा हूं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप अटेवा को किनारे रखिए, मान लीजिए आप ही पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे होते, तो अगर कोई भी सरकार का निर्णय जनता की प्रसन्नता का कारण नहीं बने, तो फिर उस निर्णय के बदौलत आप पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं जुटा सकते, ना नाराजगी कम कर सकते। जो नाराजगी एनपीएस में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पॉलिटिकल दल के दृष्टिकोण से भी देखे तो आपने अगर कहा इतना बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, तो उसके पॉलिटिकल गेन आपको होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, बल्कि नाराजगी और बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन भी है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारे, 2005 का जो एक विज्ञापन का मैटर पड़ा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्य सचिव के यहाँ 1.5 साल से वो फाइल पड़ी हुई थी, कोई सुनवाई नहीं थी। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं सुन रहे थे। लोकसभा का चुनाव उल्ट आया और उसके बाद उसको बिना किसी के कहे कर दिया गया। पॉलिटिकल चेंजिंग का मतलब, पॉलिटिकल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हाँ, मेरा इससे लॉस हुआ है तो हम इसको मेंटेन करें, और करना चाहिए। और आपने जो बात बहुत गंभीरता से कही है कि देर सवेर इनको लौट के ओपीएस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ विजय बंधु का नहीं सवाल है, ये बात देश के 1 करोड़ से ज्यादा जो एनपीएस के अंतर्गत हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, उनका है। और लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ लिख करके अपनी समस्याओं को देख रहा है, समझ रहा है कि कहां पर हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है और कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो स्वागत करने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि ऑप्शन और बड़ा हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक मामला गया, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी की इस बात को समझना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, देश का सबसे बड़ा आंदोलन 1 अक्टूबर की रैली, आपने तो उसके पहले भी एक डिबेट चलाई थी। ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1 अक्टूबर हुआ। हम सब बड़े आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री जी लेंगे संज्ञान में, बात को करेंगे। उसमें रणबीर जी साहब का सहयोग था, तमाम सारे लोग था, तो हम लोग आशान्वित थे, लेकिन उस पर नहीं सुना गया। अब अभी बुलाया गया, तो रणबीर जी आप बैठे हैं, एक लंबा नेतृत्व करते हैं, हम बैठे हैं, या हमारे तमाम सहयोगी संगठन है, कमेटी में किसी को नहीं बुलाया गया, किसी से चर्चा नहीं की गई। हम सब तो यही इंतजार करें कमेटी का रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट में होगा क्या, फिर उस पर प्लस माइनस डिस्कस होगा। कुछ नहीं, जैसे एनपीएस को लाया गया ऐसे अचानक, वैसे यूपीएस को लाया गया। एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण देखें तो अभी लॉस में है, लूज में है, नुकसान में है। ठीक, दीपक सोनकर जी, आपको आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही है जी। मैं समझना चाह रहा हूं, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सवाल जवाब दीजिएगा कि जिस योजना को आप लाए कि भाई एनपीएस से नाराज हो, चलो अब यूपीएस लाए, उस योजना के अनाउंसमेंट के बाद जो उसका कैचमेंट एरिया है, जो उसका कंसर्न एरिया है, जो उसके स्टेक होल्डर है, सरकारी कर्मचारी, उनमें न कोई उत्साह दिखा, न कोई उत्सुकता दिखी, बल्कि और ऐसा लगा भैंस और डबल पानी में चली गई। पहले थोड़ी दिख भी रही थी, बिल्कुल ही अंदर चली गई। नहीं, तो पॉलिटिकली तो आपको कैसे लाभ हो सकता है? और एनपीएस के चलते जो नाराजगी थी आपसे कर्मचारियों की, उसकी भरपाई कैसे होगी इस यूपीएस से? क्योंकि जिसके लिए योजना है वो तो माला लेके निकले ही नहीं आपके लिए। सोनकर जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर
जो भी जनता है ये उसकी निश्चित रूप से हित की बात है, और इस हित बात को समझने के बाद वो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 23 लाख से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित होने वाले हैं, निश्चित तौर पर इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। मगर एक बात और ये भी है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस से कोई भी पेंशन स्कीम चुन सकते हैं, ऑप्शन है। राज्य सरकार चाहे तो इसे अपने आप भी लागू कर सकती है। अगर राज्य में कर्मचारी शामिल होता है तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा भी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएस पूरी तरह कंप्यूटर फंडेड स्कीम है, मतलब इसमें 10% कंप्यूट किया जाएगा और एनपीएस की तरह ही 10% निकले, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में अनफंडेड कंप्यूटर स्कीम थी, इसमें कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था। लेकिन एनपीएस की तरह मोदी जी सरकार ने इस बाजार पर भरोसा छोड़कर फिक्स पेंशन की अतिरिक्त प्रदान करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सारी जो लाभ होने वाले हैं, चाहे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले 12 महीने बेसिक सैलरी का औसत की बात हो, चाहे फैमिली पेंशन की बात हो, चाहे अतिरिक्त मिनिमम पेंशन की बात हो, चाहे महंगाई के हिसाब से डीआरडिफ्लेशन रिलीफ पेंशन की बात हो, चाहे नौकरी के आखिरी 6 महीने की सैलरी भत्ता या अनुसार अमाउंट के तौर पर दिए जाने की बात हो, तो निश्चित तौर पर जनता इस बात का स्वागत कर रही है। और उत्तर प्रदेश में और देश में जो भी सरकारी कर्मचारी के लोग हैं, जो चाहे पूरे देश भर में 23 लाख से ज्यादा हो, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से देखो, निश्चित तौर पर इसको स्वागत। ठीक है विजय जी, अंतिम जवाब कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? जी मैं कहना चाहता था, अभी इन्होंने कहा कि अंतिम सैलरी का आपको मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अगर किसी व्यक्ति का 20 साल नौकरी रही, 15 साल नौकरी रही, 18 साल कोई भी रही, और उसका एनपीएस कटा 20 लाख रुपए, और उसके बाद लास्ट सैलरी का 6 महीने का वेतन देने की बात कर रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा। 6 महीने का वेतन, अगर एक व्यक्ति का वेतन 1 लाख है तो 6 महीने के 6 लाख, हमारा 15 लाख रुपए रख लिए और 6 लाख रुपए हमको दे दिए, ऊपर से यश कीर्ति अलग से हो रही है। इसको कौन नहीं समझेगा कि 6 लाख रुपए देकर के 15 लाख रुपए एनपीएस का कटा हुआ भाग हमारा आप ले रहे हैं, तो कौन माला पहनाएगा, कौन स्वागत करेगा? और मुझे तो दीपक जी से बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ 2 प्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारियों के बैठे हुए हैं, इनको पूरा घोर आपत्ति उस पर है, उससे बात करें पता नहीं कौन स्वागत कर रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, देखिए मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े सेमिनार और बड़े बड़े बौद्धिक डिस्कशन नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है कि जनता में किसी भी सरकारी फैसले की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसको समझना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको देखना चाहिए। बड़ा फैसला है, पेंशन की एक नई व्यवस्था भारत के लिए आई है, उस पर वैसा समर्थन नहीं जुटा जैसा सरकार को बताया गया होगा, अधिकारियों ने या जिन्होंने भी, एडवाइजर्स ने। ये कह देना कि समर्थन 10, 20, 50, 100, 200 ट्वीट हो भी सकते हैं समर्थन में, वो तो उतना तो मैनेजमेंट भी हो जाता है। मैं उस समर्थन की बात कह रहा हूं कि इटावा में भी जलूस निकलता है, और आंध्र प्रदेश में भी जलूस निकलता, और चेन्नई में भी निकलता, और शिमला में भी निकलता, और कलकत्ता में भी निकलता कि हाँ भाई अब की देखो आगे असली चीज क्या, और वो जलूस प्रायोजित नहीं करना पड़ता ना। कांग्रेस वाले सपा वाले चाहते कि ना जलूस निकले तो भी निकलता। कर्मचारी कहता कि 20 साल से हम जिसके लिए लड़े वो चीज मिल गई, वाह वाह वाह, क्या जय जयकार, वो जय जयकार मिसिंग है। मुझे नहीं पता किसने सलाह दी, किसने कहा, और इस योजना को बहुत भव्य दिव्य, और जैसे था ना कि मैं द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई, ऐसा कोई आश्चर्यजनक वो मत क्रिएट करिए कि ये योजना कोई आकाशीय उससे आई ना। वहां का ड्राफ्ट लेके उसी में ऊपर नीचे करके प्रिंट मार दिया है, ये जगन रेड्डी का ही फार्मूला बाबू। मैं सामान्य भाषा में एक बात कहता हूं, जगन रेड्डी का फार्मूला मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया था, तब मैंने विजय बंधु से इस पर चर्चा भी की थी कि पहले की बात है, उन्होंने जगन रेड्डी ने इसी बात को मार्केटिंग की कि हम 50% की गारंटी दे रहे हैं पेंशन की, और यही वो लाए थे पहली बार। ठीक, पेंशनर समझ गए कि ना 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 भैया ये तो कान घुमा के पकड़ लिया, बाकी कुछ है नहीं क्या, तो उनकी सरकार चुनाव में पराजित हो गई, और पराजित भी ऐसी नहीं हुई, ध्वस्तीभूत हो गई पार्टी। वो योजना आप क्यों लाए
जिन अधिकारियों ने ये कहा है कि नहीं हम 20 साल से मेहनत करके ये खोज के लाए हैं, उन अधिकारियों को झूठ बोलने के आरोप में तुरंत दंडित करिए। क्या? नहीं तो जगन रेड्डी की योजना तो पड़ी है, इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए कि क्या अंतर है। इसका भी यूएसपी क्या है? 50% मांग रहे थे ना, गारंटी दे दी। जगन रेड्डी यही कहते थे अपने राज्य में, 50% मांग रहे थे, दे दी। किसका 50% मांग रहे थे? पूर्ण वेतन का। दिया क्या है? बेसिक का। 50% क्यों मांग रहे? कैसे मांग रहे थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आप 50% वो भी बेसिक का कैसे मिलेगा जब 10% आप हर महीने जमा कराओगे? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो बात कैसे बन जाएगी भैया? आदमी ने कहा कि भाई पहले हमको 2 समोसे मिलते थे सोमवार की सोमवार, हैं? अच्छा जी। बोले फिर मिलेंगे हफ्ते भर, आप 2 रुपया रोज जमा करेंगे। क्या? 14 रुपया जमा करेंगे तो 8 रुपया 2 समोसे आपको देंगे। तो इतनी बुद्धि तो सब रखते गुरु, जब हम 14 रुपया जमा करेंगे तो हम 3 दिन नहीं खाएंगे समोसे, तुमको क्यों देंगे 14 रुपया? ये मूल बात है जो भारत के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आती है। अर्थशास्त्र में भारत में कुछ भी गड़बड़ नहीं कोई कर सकता, जनता सब जानती है। 5 किलो राशन में 4.25 किलो कोई माई का लाल तौल नहीं सकता। जो तौलेगा उसका कपार खोल दिया जाएगा। गलत कह रहा हूं विजय बंधु? हिंसा हो जाएगी राशन की दुकान पर। वैसे ही पेंशन है, ये भी जान लीजिए। ये समाज के का जो चौथा चरण है व्यक्ति के जीवन का, ये उससे जुड़ा मसला है मित्र। बाकी सब योजनाएं अलग है, इसकी तासीर अलग है, इसकी संवेदनशीलता अलग है। भारत में पेंशन को लेकर एक धारणा है कि बुढ़ापे की लाठी है, उसको आप नहीं बदल सकते। पहले गिलास पीले सफेद था, फिर इसमें लाल बाहर दरिया, बोले नया गिलास ले आए। आजकल तो बच्चे तक जानते हैं, कहते हैं ये नई ड्रेस नहीं, ये पुरानी धो दी तुमने। क्या? बच्चों को आप कपड़ा धो के थोड़ी कह सकते नया लाए हैं, वो कहेंगे ये तो धुला हुआ है, नया कहां है? तो एक टीचर जो है या जो अधिकारी है सरकार का, कर्मचारी है, उसको अकल नहीं। और दूसरी एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो बात मेरे हृदय की बहुत करीब होती है और मेरा मन करुणा से भर जाता है। भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कृतज्ञ रहना चाहिए अपनी सेना और अर्धसैनिक बलों के शौर्य के समक्ष। उनको तो किसी तरह की कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ये समर्थ भारत है। हम कह रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, 3री होने जा रहे हैं, फिर रणवीर जी को संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये शहरों के बड़े महानगरों के बड़े परिवारों के बच्चे नहीं हैं मित्र, ये गांव देहात अर्ध शहरी ये इलाकों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो भारत माता के लिए अपना शीश बलिदान दे रहे हैं। हम सेना और अर्धसेना के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बोल सेना वालों को बिस्कुट मिलेगा, अर्धसैनिक वालों को नहीं मिलेगा, क्या है? गोली ये पूछ के आती है क्या दीपक जी कि भाई तुम पहले इधर आओ, ये बताओ सैनिक हो कि अर्धसैनिक हो? ऐसा तो नहीं है ना। गोली तो गोली है, अर्धसैनिक के लगेगी तो उसका भी बलिदान हो जाएगा और सैनिक को लगेगी तो उसका भी बलिदान हो जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में डायनामाइट लगा देते हैं, वो सुरंगों में विस्फोटक बांध कर विस्फोट करते हैं। 75 अर्धसैनिक बल उन्हें कुर्बानी दी है एक एक घटना में, मुझे याद है। उनसे बड़ा कोई बलिदानी है? उनके बूढ़े बाप जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है, उनसे कोई पूछने जाता है? सरकार को वहां खड़ा होना चाहिए ऐसे हर परिवार के जिम्मेदारियों के लिए। उस परिवार की आंख से आंसू ना आए, इस शासन का, सत्ता का कर्तव्य होना चाहिए। मित्र, नौकरी करना अलग बात है, कुर्बानी देना अलग बात है।
इसीलिए जब कुर्बानी होती है किसी आर्म फोर्स के व्यक्ति की, तो हम लोग उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाईएस्ट सेक्रीफाइस ऑन द अर्थ। धरती पर सर्वोच्च बलिदान। सर्वोच्च बलिदान की कोई मान्यता होनी चाहिए कि नहीं, कि उनको लाइन में लगा दो राशन लेने के लिए 5 किलो? नहीं। 2 विषयों को और रणवीर जी ने इशारा मांग उठाई, तत्काल हो जानी चाहिए। हमारे लिए सेना और अर्धसेना में कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। हम कुर्बानी को तराजू पर नहीं रखना चाहते, ना रखने देंगे। कुर्बानी कुर्बानी है, उसमें तराजू लगाएंगे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। मां के लिए प्राण देने वाला सर्वोच्च बलिदान वही है। वो अर्धसैनिक बल है, वो पुलिस का जवान है, वो सेना का जवान है। मैं इसमें भेद नहीं कर सकता, और भेद होना भी नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं रणवीर जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये आंसू नहीं आने चाहिए। सोनकर जी, इन आंसुओं के नीचे सत्ता की हथेली होनी चाहिए, सत्ता की हथेली जिस पर आंसू गिरे। ये आंसू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। देश के लिए अच्छी नौकरी करना, अच्छा सांसद बनना, अच्छा विधायक बनना, अच्छा व्यापारी बनना भी अच्छा काम है, बड़ा काम है। लेकिन देश के लिए प्राण दे देना, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मित्र, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को सम्मान के साथ भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। उनको इस झंझट में मत फंसाइए। ओपीएस, एनपीएस, फलाना ढिकाना, ये बेसिक लगेगा, ये डीएनए लगेगा, फलाना नहीं लगेगा, ठिकाना नहीं लगेगा। वो संतुष्ट होने चाहिए, उनके परिवार संतुष्ट और सुरक्षित होने चाहिए, उनकी संतानों की उचित देखरेख होनी चाहिए। मेरे मित्र, बलिदानियों के परिवारों का सम्मान नहीं रहेगा तो भारत माता के लिए बलिदान देने वालों की संख्या कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मां के लिए बलिदान देने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी अगर उनको ये लगेगा कि हमारे बलिदान के बाद हमारे परिवार को बुनियादी जरूरतों के लिए हाथ फैलाना पड़ा। शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, क्यों? क्यों नहीं दिया जाता? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में जो लोग जान गंवा रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की हिंसा में जो जान गंवा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, वो अब शहीद नहीं है। कैसी बात कर, कौन ऐसी भाषा बोलता है? कौन अधिकारी है, कौन से कागज हैं, कौन से कानून हैं जो कहते हैं कि नहीं, इनको शहीद शहादत का दर्जा देने का प्रावधान है? बदलिए ऐसे प्रावधान, हटाइए ऐसे प्रतिबंध। मां भारती के लिए जो प्राण दे वो शहीद है। बाबू की कलम उसको शहीद माने नहीं माने सरकारी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे दिल में शहीद है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मेरे ख्याल से सरकार के कागज में ये भी शहीद नहीं है रणवीर जी, लेकिन हमारे दिल में शहीद थे, शहीद हैं, अनंत काल तक शहीद रहेंगे जब तक गंगा में पानी रहेगा। जब तक हिमालय का मस्तक ऊंचा है और गंगा में पानी है, तब तक ये सब हमारे लिए शहीद रहेंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी मंत्रालय की फाइल में क्या लिखा है। धन्यवाद।